तो चलिए सियासी गलियारा की शुरुआत करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की एक खबर से, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली के दौरे पर आए और जेपी नड्डा समेत तमाम नेताओं से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद सीएम ने कई चीजों को लेकर बयान दिया है। क्या कुछ कहा है, चलिए सुनते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर आए थे। जेपी नड्डा से मुलाकात की और कई मंत्रियों और सांसदों से भी मिले। हरियाणा सरकार की प्लानिंग को उन्होंने आलाकमान के सामने रखा और उसके बाद कहा कि हरियाणा का बजट सेशन बहुत अच्छे प्रकार से संपन्न हुआ। कांग्रेस नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई थी, वो शंकाएं भी दूर हुई। विपक्ष की हर बात का जवाब दिया गया। हमारा अभी का जो बजट सेशन है बहुत ही बहुत अच्छे प्रकार से वो संपन्न हुआ है। चाहे गवर्नर एड्रेस की बात थी, वो भी 2 दिन उस पर चर्चा चली। इसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन वो कांग्रेस के एक मित्र लेकर के आए थे। हमने उनकी शंकाओं को भी दूर किया, उनकी हर बात का जवाब दिया और बहुत ही एक अच्छे प्रकार से उसको संपन्न किया। और वो जो उनका अविश्वास प्रस्ताव था वो 55-32 से गिर गया। वहीं दिल्ली दौरे पर आए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना था कि वो इसलिए आए हैं क्योंकि पिछले 1 महीने से राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने का टाइम ही नहीं मिला था। इसके बाद तो मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आज मिलना था, क्योंकि पूरा पिछले लगभग 1 महीने से मिलना नहीं हुआ था। पूरी जो हमारी बजट की जो कार्रवाई है वो उनको बताई है। बाकी परिस्थितियों को लेकर भी चर्चा हुई। किसान आंदोलन को लेकर भी चर्चा की गई। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर भी बातचीत हुई। सीएम ने कहा, हमने अपनी तैयारियों को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने रखा। हरियाणा की बाकी परिस्थितियों पर भी चर्चा हुई, जैसे किसान आंदोलन है और कोविड का जो विषय दोबारा से चूंकि एक प्रभाव दिखाने लगा अपना, उसमें भी हमारी जो तैयारियां हैं वो सब बताई। तो ऐसी एक जिसको कहना चाहिए एक औपचारिक तौर पर ये एक बैठक हुई, हमारी सारे विषय को अवगत उनसे करा दी। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फिल्म सिटी को लेकर कहा कि हरियाणा में फिल्म सिटी का काम शुरू हो चुका है, जगह मिल गई है, डिपार्टमेंट को ऑर्डर भी जारी किया जा चुका है। उसके लिए जगह हमने वहाँ चिन्हित की है और उसकी जो बाकी फॉर्मेलिटीज हैं डिपार्टमेंट की ओर से, टाउन कंट्री प्लानिंग की ओर से, उसका जो डेवलपमेंट प्लान बनना है वो सब बनाने के लिए कह दिया है। और जहाँ ये HMT की जो इंडस्ट्री थी वो जमीन हमको मिल गई है, उसी जमीन में से कुछ पोर्शन पर फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। जबरदस्ती धर्मांतरण को लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से लाए जाने वाले कानून को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्थिति साफ की और कहा कि बिल को लेकर हमने तैयारी की थी। LR ने उस पर कुछ ऑब्जेक्शन उठाए थे, उन सबको रिजॉल्व कर लिया गया। इस पर अब विचार करेंगे, या तो ऑर्डिनेंस आएगा या अगला विधानसभा सत्र जल्द आएगा तो उसमें लेकर आएंगे। इस बिल की आवश्यकता है। जैसा कि आप बता रहे हैं उस पर हमने तैयारी की थी, लेकिन क्योंकि लीगल जो उसका एक सिस्टम होता है उसमें से उसको वेट कराना पड़ता है, तो LR ने उसके ऊपर कुछ लीगल तरीके के जो ऑब्जेक्शन वो उठाए थे उन सबको रिजॉल्व कर लिया गया है। लेकिन समय कम था इस बार विधानसभा में अंत में, इसलिए उसको एक विचार करेंगे कि या तो उसके ऊपर ऑर्डिनेंस आएगा, नहीं तो अगला सेशन बहुत जल्दी हमारा हर 3 महीने में 4 महीने में सेशन आता ही है, उसमें हम लेकर के आएंगे। इसकी नितांत आवश्यकता है। निकिता केस पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार निकिता के मामले में फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाने की वजह से जल्दी आया, उससे मैं संतुष्ट हूं। ये हमने घोषणा की थी कि इस प्रकार के जितने भी केसेस होंगे उनके ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से हम कार्रवाई कराएंगे। जैसे हमने 12 साल की बच्चियों के खिलाफ जो अपराध होते हैं उसको फास्ट ट्रैक में डाला है, तो उसी प्रकार के ये भी केस हैं, इनको भी फास्ट ट्रैक पर कराएंगे। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से ये जो एक इतना जल्दी उसका निर्णय हुआ है, इससे मैं संतुष्ट हूँ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली दौरे को लेकर प्रदेश की हर बड़ी जरूरतों पर सरकार का रुख साफ किया और बताया कि कैसे हरियाणा सरकार लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रही है। जनता टीवी के लिए स्पर्श शर्मा की रिपोर्ट। तो 26 मार्च को किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है और उस बंद में क्या कुछ रहने वाला है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए और यह भी देखिए कि इस बंद के दौरान
कौन कौन है जो इस बंद का समर्थन कर रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने शुक्रवार यानी कि 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक किसान आंदोलन के 120 दिन पूरे होने पर भारत बंद किया जा रहा है। हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की सीमाओं पर नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस, लेफ्ट समेत कई विपक्षी दलों ने बंद का समर्थन किया है, तो इनेलो ने भी किसानों के भारत बंद का समर्थन किया है। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कार्यकर्ताओं से आंदोलन को सफल बनाने की अपील की और कहा कि इनेलो किसानों की मांग का समर्थन करती है और कार्यकर्ताओं से कहा इस बंद में शामिल होकर इसे सफल करें। कल भारत बंद का आह्वान जो है किसान यूनियन की तरफ से किया गया है और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी क्योंकि पहले दिन से ही किसानों के इस आंदोलन के साथ खड़ी है। मैं पूरे प्रदेश के जितने भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको इस बात के लिए आह्वान करता हूं कि कल आप ज़्यादा से ज़्यादा इस भारत बंद के अंदर अपनी एक बड़ी भूमिका निभाने का काम करें, जहां भारत बंद को मजबूती के साथ बंद करवाने में सफलता हासिल करें। दरअसल किसान संगठनों ने ऐलान किया है कि 28 मार्च को वो होलिका दहन पर नए कानूनों की प्रतियां जलाएंगे। 26 मार्च को भारत बंद के दौरान 12 घंटों के लिए देश में क्या क्या खुला रहेगा और क्या बंद, आइए जानते हैं। भारत बंद कब और कितने समय के लिए है? तो दरअसल भारत बंद 26 मार्च 2021 के सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। भारत बंद में आखिर क्या बंद रहेगा? तो रेल और सड़क यातायात को बाधित करने की योजना, दुकानों और डेयरी जैसी जगहों को बंद रखा जाएगा, सार्वजनिक स्थानों को भी बंद रखा जाएगा। तो चलिए अब सीधा आपको सुनवाते हैं जहां पर सीएम मीटिंग से बाहर निकले हैं और इस मीटिंग में बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए जा चुके होंगे और बहुत सब लोग प्रसन्न हुए कि हमने कई चीज़ों पर तो जो पेनल इंटरेस्ट है वो सारा माफ़ कर दिया। इंटरेस्ट की दरें भी जहां उनके पेंडिंग जितने भी ड्यूज थे उसमें 25% इंटरेस्ट कम कर दिया है और जो लेंडिंग थी एचएसआईडीसी की उसमें भी जो रेट था कंपाउंड इंटरेस्ट की बजाय सिंपल इंटरेस्ट कर दिया है और जो जल्दी पेमेंट करेगा उसमें 3% की 2% की छूट भी ऐसी दे दी है और बहुत बड़ी राहत उनको दी गई है करोड़ों रुपए की। और मुझे लगता है कि इसके अंदर उनका जो बोझ है वो कम होगा और सरकार के भी जो पैसे आएंगे उससे हमारी जो लिक्विडिटी है वो बढ़ेगी और उद्योग भी है वो आगे बढ़ेगा, फूलेगा फूलेगा। देखिए सुझाव एक तो उनका ये था कि स्किल्ड और सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर का कोई डिफरेंशिएट किया जाए और 50,000 रुपये का जो सैलरी का आपने अपर लिमिट रखी है वो ज़्यादा है उसको थोड़ा कम किया जाए। और दूसरा ये था कि एक साथ लागू करने के बजाय इसको ग्रेजुअली लागू किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तीसरा, जिस प्रकार की स्किलिंग की उनकी आवश्यकता है उस प्रकार की स्किलिंग का भी उनको कोई कोर्स कराए जाए ताकि हमारा जो उनको थोड़ा बाहर की लेबर थोड़ा सस्ती पड़ती है इस नाते से भी है, लेकिन हमारे लोग भी उसमें बहुत क्वालिफाइड हैं, स्किल्ड हैं और अच्छे पढ़े लिखे हैं। तो अगर हमें इसमें कुछ संशोधन करने पड़ेंगे बाद में डिपार्टमेंट के साथ बैठ के विचार करेंगे और कुछ संशोधन करके इसको दोबारा से पॉलिसी में चेंज करेंगे या उसमें रूल्स बनाएंगे उसमें चेंज करेंगे। कोई एक आध संशोधन भी अगर करना पड़ेगा वो करेंगे, लेकिन हरियाणा प्रदेश के लोगों को रोजगार अधिक मिले ये सर्वसामान्य सहमति बनी हुई थी। ऐसा कोई विषय नहीं था, बल्कि कुछ लोगों ने तो इस पॉलिसी की प्रशंसा की है कि आपने बहुत एक अच्छा काम किया है। और इस पर एक सज्जन तो ऐसे थे जो उन्होंने कहा मैं इस पर लेख लिखने के लिए तैयार हूं अखबार में कि किस प्रकार कौन थे वो स्कॉट्स के निखिल नंदा स्कॉट्स के। तो इस प्रकार के लोग भी हैं जो इसको अच्छा मान रहे हैं। जो उनकी शंकाएं हैं उनको हमने दूर की है। हम इंडस्ट्री के साथ मिलकर के इस प्रदेश की विकास को करेंगे। इंडस्ट्री एंड हरियाणा गवर्नमेंट आर पार्टनर्स इन डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। ऐसी कोई चर्चा नहीं, उस प्रकार की कोई चर्चा नहीं। सर सेंटर में गए थे, केंद्र दिल्ली गए थे आप, मेरा बस में ये पूछा था कि इस कानून को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से कोई चर्चा
चर्चा हुई आपकी? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ऐसा कोई विषय कहीं नहीं आया। केंद्र में तो जो कि अब सामान्यतया पार्टी का एक रूटीन है कि महीने में एक आध बार हमको राष्ट्रीय नेता से मिलना होता है। अब सेशन भी हुआ है और इस समय सेशन की सारी गतिविधियां वो हमने बताई और कुल मिलाकर के जो किसान आंदोलन के ऊपर भी चर्चा हुई है, कोरोना पर भी चर्चा हुई है, 5 प्रदेशों में जो चुनाव चल रहे हैं इस पर भी जो उन्होंने सहयोग हमसे मांगा वो हमने बताया है। तो ऐसी सारी चर्चाएं जो सामान्य चर्चाएं वही हुई। ऐसा किसी ने नहीं कहा कि इस कानून को लागू नहीं करना चाहिए। सबने कहा कि सम मॉडिफिकेशंस थोड़ी करके और इसको लागू करेंगे ताकि वहाँ उनको कोई कठिनाई ना आए। खास करके आईटी सेक्टर के लोगों ने कहा कि हमें तो एट होम वर्क एट होम करके जो मिलता है सिस्टम, उसका कोई प्रावधान एक्ट में नहीं है भी नहीं, तो उसके बारे में सोचेंगे भी। वर्क एट होम की जो इंडस्ट्री है उसको कैसे लागू करना बहुत कठिन भी है, क्योंकि वहाँ तो कोई भी आदमी कहीं का भी घर बैठ के काम करेगा और उसका रजिस्ट्रेशन। हमारे यहाँ लोग हैं बहुत बार दूर की कंपनियां, वो हरियाणा के लोग काम कर रहे हैं, यहाँ कोई बैठा काम करवा रहा है तो कोई देश में कहीं से भी करा रहा है, तो उसका कोई कितना रास्ता निकलेगा बैठ के विचार करेंगे। देखिए, मानना तो ये है कि बंद बहुत शांतिपूर्ण रहेगा, किसी प्रकार की स्थिति को नहीं बिगड़ने दिया जाएगा और कुल मिलाकर के उनका एक डेमोक्रेटिक राइट को उन्होंने कॉल दी है, तो लोगों को देखना है कितना उनको मानते हैं कितना नहीं मानते। मुख्यमंत्री जी, कल राकेश टिकैत ने बयान में ही कहा कि मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में है, नीचे उतर कर जाए और कोई एजेंसी अगर आती है तो उसको बंधक बना लिया जाए। मैं अभी भी नीचे खड़ा हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ नीचे उतरता हूँ। ऐसा नहीं कि हेलीकॉप्टर पे सदा 24 घंटे हेलीकॉप्टर में रहते हैं। तो उद्योगपतियों से मुलाकात के बाद सीएम मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा सुना आपने, क्योंकि ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि 75% आरक्षण प्राइवेट सेक्शन में इस मुद्दे को लेकर तमाम सवाल, तमाम डिबेट्स थी और इस बीच सीएम मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा सुना आपने। आगे बढ़ेंगे जहां पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी किसानों के मसले पर अपनी राय रखी और कहा कि सरकार किसानों की फसल का एक एक दाना खरीद रही है। साथ ही क्या कुछ कहा है इस रिपोर्ट में देखिएगा। हरियाणा में किसानों को लेकर लगातार बयानबाजियां जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों पर और उनकी फसल पर सरकार की तरफ से लगातार बताया जा रहा है हरियाणा सरकार किसानों के हक में काम करती है। इसी कड़ी में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी किसानों पर बात करते हुए कहा कि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो अपने किसानों की फसल के एक एक दाने का एक एक रुपया किसानों के खाते में 48 घंटे में पहुंचाता है। किसी भी वजह से देरी पर 9% की दर से ब्याज देने का भी प्रावधान किया गया है। मॉडल स्टेट बना है जो अपने फार्मर्स के एक एक दाने के एक एक पेनी को एक एक रुपए को उसके खाते में देता है और उसके ऊपर जाकर हमने तो ये निर्णय भी ले लिया सरकार ने कि अगर किसी का जे फॉर्म अप्रूव होने के बाद डिले होता है तो उसको 9% ब्याज भी हम किसान को देंगे। वहीं डिप्टी सीएम ये भी कहते हैं कि हम राजस्थान, पंजाब आदि राज्यों को भी सॉफ्टवेयर आदि का सहयोग करने में तैयार है, अगर वो राज्य भी अपने किसानों के खाते में सीधा पैसा पहुंचाना चाहते हैं। हम तो उम्मीद करते हैं कि पंजाब हो, राजस्थान हो या विपक्ष की सरकारें हैं वो भी इस मॉडल को अपनाएं और अगर उनको असिस्टेंट चाहिए तो हरियाणा पूरी तौर पर तैयार होगा, चाहे वो किसान के खाते में पैसे डलवाने के सॉफ्टवेयर की शेयरिंग की बात हो, चाहे ई खरीद की बात हो। हम पूरी तौर पर नेबरिंग स्टेट्स का भी सहयोग करेंगे अगर वो हमारे को डिमांड पुट करेंगे। डिप्टी सीएम ने बताया कि सरकार किसानों के हितों में लगातार काम कर रही है और ऐसे में किसानों को भी समझना चाहिए। खैर, किसान समझेंगे या नहीं ये बात की बात है, पर सरकार की तरफ से कोशिशें लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह तो लगातार किसानों के हक में आवाज उठा रहे हैं और एक बार फिर किसानों और सरकार के बीच बातचीत शुरू हो सके इसको लेकर वो प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनते हैं। किसानों को लेकर हरियाणा में सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इसी कड़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह मीडिया से मुखातिब हुए और कहा कि किसान आंदोलन को राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से किसान संगठन बचाएं। मैं आहत हूँ, मुझे दुख है इस बात का, लेकिन
इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसानों के विरोध में खड़ा होकर कुछ बात करूं, नहीं। हजारों लाखों लोग हैं, उसमें हर आदमी की अलग अलग है, लेकिन अपने ही काम को आप ही खराब कोई करे तो ऐसे एलिमेंट को जांच लेना चाहिए, उसको समझा देना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने किसान आंदोलन के राजनीतिकरण की कोशिशों पर चिंता जाहिर की और कहा कि किसान के रूप में अपनी राजनीतिक जमीन कुछ लोग तैयार कर रहे हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे आयोजन का विरोध कर किसानों के हितों के साथ कुठाराघात कर रहे हैं। मैंने आपको, किसानों की कार्यशैली नहीं है ये वो एलिमेंट है जो इस आंदोलन को राजनीतिक अपने स्वार्थ के लिए डिविएट करना चाहता है। मैं आज भी ये कह रहा हूँ। गौरतलब है कि हरियाणा के कुछ सामाजिक संगठनों ने किसानों और सरकार के बीच बंद वार्ता को दोबारा शुरू करने को लेकर एक हस्ताक्षर अभियान चलाया था, जिसमें गैर कृषक वर्ग के 75,000 हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम मोटरसाइकिल रैली के जरिए दिए जाने थे। इस आयोजन के विरोध पर चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा, किसानों के हक की इस मुहिम का विरोध करना किसान आंदोलन के राजनीतिक उपयोग की एक कोशिश है। बीरेंद्र सिंह ने दोहराया कि वो किसान वर्ग की आवाज उठाने के लिए प्रतिबद्ध है और वार्ता को दोबारा शुरू कराने के लिए प्रयासरत भी हैं। देखिए, ये तो अब मैं इसीलिए तो मेरी जो एंजाइटी है, मेरी एंजाइटी ये है कि अब समय बीतता जा रहा है, हमारे को बात करनी चाहिए, सरकार को भी करनी चाहिए। किसानों को लेकर चौधरी बीरेंद्र सिंह लगातार आवाज उठा रहे हैं और आगे भी शायद आवाज उठाएं, लेकिन उनकी उठाई आवाजों का कितना असर इस आंदोलन पर पड़ेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। जनता टीवी के लिए दिल्ली से स्पर्श शर्मा की रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा के बाहर अकाली नेताओं द्वारा सीएम मनोहर लाल का घेराव करने की कोशिश की गई, जिसके चलते डीजीपी ने कमेटी की रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को सौंप दी है। मार्च को हरियाणा विधानसभा का जब बजट सत्र चल रहा था, उस दौरान मुख्यमंत्री का हरियाणा विधानसभा में अकाली दल के जो विधायक हैं वो मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एकदम से मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिस्टर्ब करने का प्रयास हुआ था। हमला एक तरीके से मुख्यमंत्री पर किया गया था। इस मामले में हरियाणा विधानसभा की शिकायत के बाद अकाली दल के 9 विधायकों के खिलाफ मामला दर्ज पहले ही हो चुका है, लेकिन हरियाणा के विधानसभा के अध्यक्ष ने एक जांच के लिए इस मामले में बात की थी। डीजीपी हरियाणा ने एक जांच कमेटी बनाकर इस मामले में जांच की है। जांच रिपोर्ट आ चुकी है। मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता है। सर, ये जांच रिपोर्ट आपको आज मिल चुकी है कि डीजीपी ने आपको रिपोर्ट सौंप दी है? हाँ, देखिए, आज लगभग 2 बजे मुझे ये जांच रिपोर्ट जो है वो मिली है और मैंने जांच रिपोर्ट को कुछ हद तक पढ़ा भी है। पढ़ने के पश्चात मैं समझता हूँ कि जांच रिपोर्ट के अंदर जहां इस बात को माना है कि हाँ इस प्रकार का इंसिडेंट हुआ है और जो सीसीटीवी फुटेज है या जो वहाँ के सीन है, जो अकाली दल के विधायक जो मुख्यमंत्री की तरफ भागते हुए नजर आ रहे हैं, इस प्रकार की चीजें दिखाई गई हैं। और लेकिन 2-3 चीजें जो मैं समझता हूँ कि अवश्य इस रिपोर्ट के अंदर आनी चाहिए थी कि जो ये इंसिडेंट हुआ है, क्या इसको अवॉइड किया जा सकता था? जो ये इंसिडेंट हुआ है, सिक्योरिटी का लैप्स हुआ है, उसके लिए जिम्मेवारी किसकी है? और आखिरकार जो लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई है? लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर ना तो किसी की अधिकारी की, किसी कर्मचारी की एक की भी कोई जिम्मेवारी की गई, क्योंकि इतना बड़ा मामला हुआ है। 2 घंटे पहले जब इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि इस प्रकार का इंसिडेंट हो सकता है, तो आपने उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए? क्या आप हाथ पर हाथ धर करके बैठे रहे या कुछ उसको रोकने के लिए एहतियात के तौर पर उन विधायकों को या उन लोगों को कॉर्डन ऑफ किया जा सकता था, उनको पकड़ करके एक साइड में ले जाया जा सकता था ताकि इस प्रकार से वो हमला करने का प्रयास ना करें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। मेरा तो ये मानना है कि जिन लोगों को ये एक्शन उस टाइम 2 घंटे पहले एक्शन में आ जाना चाहिए था,
वो 2 घंटे तक उन्होंने कुछ नहीं किया। ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस बात का वेट करते रहे कि ये इंसिडेंट होगा तो उसके बाद कार्रवाई करेंगे, ऐसे लोगों की दूरदर्शिता पर मुझे थोड़ा सा ताज्जुब होता है। तो ऐसे लोगों को जो इसके लिए जिम्मेवार है, उनके ऊपर निश्चित तौर पर उनकी जिम्मेवारी फिक्स की जानी चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो स्पीकर साहब, जो ये रिपोर्ट आपको मिली है, इस रिपोर्ट में केवल रिकमेंड सुझाव देने के अलावा कोई इस तरीके की बात तो की नहीं गई है कि भाई वो जो हमला होने की सीआईडी की इनपुट 2 घंटे पहले 5:50 पर जो मिली, उस इनपुट 4:50 पर जो इनपुट मिली, उस इनपुट का कोई इस्तेमाल तो हुआ ही नहीं, और इसमें सिर्फ सिफारिशें आपको की गई है लेकिन कोई कार्रवाई की बात ही नहीं। तो आप संतुष्ट हैं सर इस रिपोर्ट से? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ना कि ये रिपोर्ट आधी अधूरी है, ये पूरी रिपोर्ट नहीं है। एक पक्ष जरूर आया है कि हाँ ये इंसिडेंट हुआ, लेकिन इस इंसिडेंट के लिए कौन जिम्मेवार है, क्या इसको रोका जा सकता था, या जो जिम्मेवार है उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है नहीं हुई, ये सारी चीजें रिपोर्ट के अंदर आनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्यवश ये इसमें नहीं। यानी फिर इस रिपोर्ट से आप पूरी तरीके से असंतुष्ट हैं? बिल्कुल। देखिए, हम इनका इस रिपोर्ट का अध्ययन लीगली भी कराएंगे और इसके अलावा डीजीपी से दोबारा इसको अच्छे ढंग से जांच करके जो भी इसके अंदर पॉइंट्स छूटे हैं उनके ऊपर दोबारा से इसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहेंगे। सर, क्या लगता है कि जो अधिकारी वहां पर थे पुलिस के या फिर सीआईडी के, उनको इस रिपोर्ट ने तो क्लीन चिट दे दी, बचाने की कोशिश कर दी? कहीं ना कहीं ये बात सही है आपकी कि जो लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं उनको बचाने का प्रयास किया गया। इसलिए अब आप इस मामले में आगे डीजीपी को एक बार कहेंगे इस दूसरे पहलू भी सामने लेकर आए? बिल्कुल लिखेंगे उनके ऊपर कि ये इस प्रकार की घटना हुई है, जिसको अवॉइड किया जा सकता था, उसके ऊपर जो अधिकारी हैं जो वहाँ ऑन ड्यूटी थे या बड़े अधिकारियों के भी ध्यान में ये चीज आ चुकी थी, उन्होंने इसको रोकने के लिए कोई प्रयास क्यों नहीं किए? तो देखिए, हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता थे, और ये जो करीब 2 हफ्ते के बाद रिपोर्ट मिली है ज्ञानचंद गुप्ता हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष को, डीजीपी से 2 हफ्ते के बाद ये रिपोर्ट मिली है। 10 मार्च को ये घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद जांच की बात की गई थी, जांच जो है वो डीजीपी को सौंपी गई थी, और करीब 2 हफ्ते बाद ये रिपोर्ट जो है जब मिली है, तो इस रिपोर्ट में वो उन तथ्यों का जिक्र तक नहीं है जिन तथ्यों के लिए जांच दी गई थी। चूंकि अगर मुख्यमंत्री की सुरक्षा के घेरे में चूक हुई तो उसके जवाबदेह और जिम्मेदार आखिरकार अधिकारी कौन है, कर्मचारी कौन है, उनकी कोई बात इस रिपोर्ट में नहीं है। लिहाजा हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता का कहना है कि वो इस रिपोर्ट का लीगल तौर पर भी अध्ययन करेंगे, और साथ ही इस मामले में डीजीपी को एक बार फिर कहेंगे कि इस रिपोर्ट में उन तथ्यों के ऊपर भी अमल किया जाए और उन तथ्यों के आधार पर आगे जो कार्रवाई है वो की जाए। तो विधानसभा के अंदर सीएम के काफिले में सुरक्षा हुई चूक और उसके बाद डीजीपी का लेटर, और डीजीपी के लेटर के बाद ज्ञानचंद गुप्ता ने क्या कुछ कहा, सुना आपने। आगे बढ़ेंगे, जहां पर बंगाल में पहले चरण के मतदान को लेकर अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के इस दिलचस्प चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारेगी, यह देखना दिलचस्प होगा। तो चलिए ये समझते हैं कि पश्चिम बंगाल के समीकरण अब तक क्या कुछ कहते हैं। 8 चरण में होने वाले पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए 27 अप्रैल को पहले चरण में 35 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 294 विधानसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। वहीं पिछले 10 साल से बंगाल पर राज कर रही ममता बनर्जी भी अपना किला बचाने के लिए व्हीलचेयर पर बैठकर चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। तो वहीं उत्तर बंगाल को लेकर ये मिथ है कि इस बार पश्चिम बंगाल में उसी की सरकार बनेगी जो उत्तर बंगाल को फतह करेगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव बीजेपी और ममता बनर्जी की टीएमसी के लिए नाक की लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ जहां ममता बनर्जी ने तीसरी बार बंगाल की सत्ता पर काबिज होने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा रखा है, वहीं बीजेपी ने भी पहली बार बंगाल में सरकार बनाने को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। साल 2016 में 3 विधानसभा सीटों पर विजय हासिल करने वाली बीजेपी इस बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है। दरअसल बीजेपी ने बंगाल को 5 जोन में बांटकर उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, हिमाचल और उत्तराखंड के साथ बिहार बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी जोन की जिम्मेदारी सौंपी है।
दरअसल उत्तर बंगाल में अलीपुरद्वार, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा को मिलाकर 9 जिले हैं। इन 9 जिलों में विधानसभा की 57 सीटें हैं। वहीं अलीपुरद्वार, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, रायगंज, बालूरघाट, उत्तर मालदा और दक्षिण मालदा मिलाकर लोकसभा की 8 सीटें मौजूद है। आपको बता दें कि साल 2019 लोकसभा चुनाव में इस क्षेत्र में 8 में से 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी। उत्तर बंगाल की जिम्मेवारी में कोऑर्डिनेशन का काम देख रहे प्रेम रंजन पटेल ने बताया कि उत्तर बंगाल के लोग परिवर्तन का मन बना चुके हैं। प्रेम रंजन पटेल का कहना है कि बंगाल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही बंगाल को पाकिस्तान में शामिल होने से रोकने का काम किया था। उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही थे जिन्होंने कश्मीर में धारा 370 लगाए जाने के बाद तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू की सरकार से इस्तीफा देकर 370 हटाने के लिए लड़ाई शुरू की थी और कश्मीर के लिए अपनी जान तक दे दी थी। प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती के लोग बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा करने का काम किया है। ये बात पश्चिम बंगाल की जनता भली भांति जानती है। प्रेम रंजन पटेल ने दावा किया कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी, जिसमें उत्तर बंगाल की 57 सीटों में से 45 से ज्यादा सीटें शामिल होंगी। खैर, बीजेपी के इस दावे ने तृणमूल के खेमे में खलबली तो जरूर मचा दी है, लेकिन इस खलबली से बीजेपी क्या बंगाल की सत्ता में आएगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार बड़ा दिलचस्प होने वाला है। 27 मार्च वो तारीख जब पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए वोटिंग होगी। फिलहाल सियासी गलियारा में इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बहुत जल्द वापस लौटेंगे।